जय हिंद साथियों। भारत की औद्योगिक नीति ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हुए हैं उन सभी को देख लेना, ज़रूर यहाँ से प्रश्न पूछा गया होगा और आगे भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे अगर आप आगे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर और कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को ज़रूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए, इकोनॉमिक में केवल दो ही टॉपिक होते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला उद्योग से हो गया और दूसरा पंचवर्षीय योजना। तो अगर आप इकोनॉमिक में केवल यही दो टॉपिक कर लेते हैं फिर भी आपका सारा इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आज का जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो डिटेल में पूछा जा रहा है। जैसे पहली औद्योगिक नीति, दूसरी औद्योगिक नीति, तीसरी औद्योगिक नीति, अब इसमें भी डिटेल से पूछा जा रहा है। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना जो कि औद्योगिक नीति से पूछा गया होगा, वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट से देखेगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपको छोटा वीडियो में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा और आप देखेंगे यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, बस आपको वीडियो को देखते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं उद्योग से। आखिर उद्योग होता क्या है? तो देखिए, उद्योग के बारे में बात करें तो प्राकृतिक कच्चे पदार्थ से उत्पादक अथवा उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करना ही उद्योग कहलाता है। अर्थात कोई कच्चा पदार्थ से कोई नया पदार्थ बनाना उद्योग कहलाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, क्योंकि देखिए गन्ना एक प्राकृतिक वस्तु है, इससे जो है चीनी बनाई जाती है जो कि उद्योग के थ्रू बनाई जाती है। तो उद्योग एक ऐसा माध्यम है जो कि कच्चे माल अर्थात प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करके नया प्रोडक्ट बनाता है। उस माध्यम को ही हम उद्योग कहते हैं। उद्योग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, उद्योग का महत्व क्या है। देखिए, कोई भी देश या फिर कोई भी राज्य ये चाहता है कि उसके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है उद्योग लगाने के लिए विदेशों में जाते हैं, प्रचार करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, कंपनी लगाइए। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उद्योग लगने से किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से वृद्धि होती है। क्योंकि जब उद्योग लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उनकी सीमा के भीतर जब प्रोडक्शन होगा तो जो है उनका जीडीपी बढ़ेगा और उनकी अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से बढ़ेगी और उनके यहाँ रोजगार भी मिलेगा। तो सभी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा ना तो कृषि में होता है, किसी भी क्षेत्र में नहीं होता, उद्योग से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए सभी चाहते हैं कि उनके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, क्योंकि जिस देश में उद्योग ज़्यादा होंगे वहाँ की जो है इकोनॉमिक ज़्यादा बेहतर होगी और वहाँ की राष्ट्रीय आय भी सबसे ज़्यादा होती है। तो उद्योग का महत्व यही है कि देश की अर्थव्यवस्था में ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं, देश के विकास में ये सहायक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्षेत्रक के बारे में। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे होंगे तो 10th लेवल की भर्ती में अधिकतर यहीं से पूछा जाता है। देखिए, क्षेत्रक के बारे में बात करें तो देखिए, देश के राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 3 क्षेत्रों का आकलन किया जाता है, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। क्योंकि देखिए, निर्माण तो हर क्षेत्र में होता है, काम तो हर एक क्षेत्र में होता है, तो इन्हें हम 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में जो कुछ भी आता है वो प्राकृतिक वस्तुएं आती है। प्राकृतिक वस्तुएं जितने भी होती है, चाहे हम कृषि के बारे में बात करें, कृषि देखिए प्राकृतिक से ही तो उत्पन्न होती है, प्रकृति से ही आप वहाँ पर खेती करते हैं तो वहाँ से फसल उत्पन्न होती है। और पशुपालन भी जो है ये भी एक प्राकृतिक चीज़ है। और खनन भी जो है वो भी प्रकृति से उत्पन्न होती है, खनन करते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब जो है वो प्राकृतिक वस्तुएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? जितने भी निर्माण का कार्य होता है, विनिर्माण का कार्य होता है, वो सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में आपको सिंपल से यही समझना है कि यहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण होगा, कच्चे माल का उपयोग करके द्वितीय क्षेत्र में कुछ न कुछ बनाया जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र में ये आते हैं। जैसे उद्योग, कारखाने हो गए, ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद तृतीय क्षेत्र में मुख्यतः सेवाएं आती है। सेवाएं का अर्थ यह है जैसे कि कोई अगर पढ़ा रहा है, जैसे पुलिस हो गया, तो पुलिस ना तो खेती कर रहा है, कुछ प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है, किंतु अपनी सेवाएं दे रहा है, फिर भी इन्हें इनकम होती है। तो जब इन्हें इनकम होती है तो इनकम इनका काउंट तो होगा, भले ही किसी भी क्षेत्र से काउंट होगा, किंतु काउंट तो होगा।
तो यहाँ पर पुलिस अर्थात जो भी सेवाएं हो गई, जैसे नाई का दुकान हो गया, तो वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा है किंतु सेवाएं दे रहा है, तो उनकी भी आय काउंट होगी। तो ये सभी जो है सेवाएं जो भी होती है वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें देखिए परिवहन, ये भी कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं किंतु अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो भी माल होगा उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ये कार्य करते हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो इसलिए जो है इन्हें तृतीय क्षेत्र में रखा गया है। अब देखिए सबसे कम जो आय होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में होता है, उसके बाद जो है द्वितीय क्षेत्र में होता है, द्वितीयक एवं तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आय होता है। और देखिए जिस भी देश की अर्थव्यवस्था वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है वो अविकसित देश माना जाता है, क्योंकि देखिए आज़ादी के समय हमारे देश में जो प्राथमिक क्षेत्र थी उसका जो है ज़्यादा योगदान था हमारी अर्थव्यवस्था में। जैसे आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन पिछली बार डीडी में पूछा गया था कि आज़ादी के समय देश की कितनी % जनसंख्या जो है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। तो 85% जनसंख्या आज़ादी के समय वो भारत में 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो इसलिए देखिए भारत जो है उस समय अविकसित देश था। जैसे देखिए विकसित देश में वे देश आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत एक विकासशील देश है, और जैसे अमेरिका हो गया, तो ये सब क्या है, विकसित देश है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये समझिए, अविकसित देश उसे कहते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा योगदान होता है, उन्हें अविकसित देश कहते हैं। और जिनकी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम हो रहा हो और धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा हो, अर्थात ये कंप्लीट ना हुआ हो किंतु प्रगति पर है कि अब यहाँ पर किसी की प्राथमिकताएं कम हो रही है, यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, तो ऐसी देश की अर्थव्यवस्था जो है, ऐसा देश जो है वो विकासशील देश माना जाता है कि हाँ यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र कम हो रहा है, द्वितीय तृतीय क्षेत्र बढ़ रहा है, अर्थात ये बढ़ने की ओर अग्रसर है, तो ये जो है विकासशील देश माने जाते हैं। और विकसित देश वे देश होते हैं जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ही कम होता है और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान इनकी अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसे हम विकसित देश कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अविकसित, विकासशील और विकसित देशों के बारे में। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं औद्योगिक नीति के बारे में। औद्योगिक नीति के बारे में बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम क्या था, अंग्रेज जो थे वो सब कुछ अंग्रेजों के कंट्रोल में था। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो भारत को अपने देश के अंदर खुद से नीति लागू करनी थी कि किस तरीके के उद्योग को उन्हें अनुमति देना है। तो इसीलिए स्वतंत्रता के बाद जो है वो औद्योगिक नीतियाँ लागू की गई। देखिए भारत में अब तक 3 औद्योगिक नीति लागू हुई है। पहला स्वतंत्रता के बाद, उसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में, और तीसरी जिसे हम आधुनिक औद्योगिक नीति भी कहते हैं, इसे 1991 में लागू किया गया और यही अभी तक लागू है। देखिए पहली औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में आई थी। देखिए औद्योगिक नीति इसलिए लागू की जाती है जैसे कोई भी कंपनी हो वो सरकार के नियम के अनुसार, अर्थात इस नीति में जो भी बताए गए हैं, अगर उस नीति को कंपनी फॉलो करती है तो ही वो भारत में अपनी कंपनी लगा सकती है। तो नीति का अर्थ यही होता है कि जो भी इनकी नीति है, औद्योगिक नीति, जो भी इनका रूल है, उस रूल को कंपनी फॉलो करे। जो भी भारत सरकार टैक्स लगाएगी, जो भी भारत सरकार उन पर बाउंडेशन लगाएगी, उन सभी बाउंडेशन, उन सभी टैक्स को अगर वो फॉलो करती है, उनका अनुसरण करती है, तो ही वो भारत में अपनी कंपनी लगा सकती हैं। इसीलिए नीतियाँ लागू की जाती है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं पहली औद्योगिक नीति जो कि 1948 में लागू की गई, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। देखिए पहली औद्योगिक नीति जो लागू हुई थी 1948 ईस्वी में लागू हुई थी और ये स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। और उस समय इस औद्योगिक नीति को कौन लाया था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इस औद्योगिक नीति को लाए थे, जो कि उस समय के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री थे। तो ये भी पूछा जा सकता है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। आपको पता होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है, अर्थात ना तो समाजवादी है ना ही पूंजीवादी है। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके सामने ये समस्या थी कि वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाए या फिर समाजवादी। पूंजीवादी का अर्थ ये होता है कि उसमें प्राइवेट कंपनियों को महत्व दिया जाए, और समाजवादी का अर्थ ये होता है कि उसमें जो है सरकारी कंपनियों को महत्व दिया जाए, अर्थात सारा का सारा काम सरकारी हो, जैसा कि चीन में है, और पूंजीवादी जैसा कि अमेरिका में है। तो यहाँ पर भारत ने कहा कि हम दोनों अपनाएंगे, जैसा कि मिश्रित, अर्थात प्राइवेट कंपनियां भी काम करेंगी और सरकारी कंपनियां भी काम करेंगी, दोनों मिलकर उद्योग लगाएंगी। तो सरकार ने इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो और देखिए जब ये पहली नीति आई थी तो उसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में रखा गया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि पहली औद्योगिक नीति में यहाँ पर उद्योगों को कितने श्रेणी में रखा गया था।
तो ये 4 श्रेणी में रखा गया था। कौन कौन सी थी यहाँ पर देखिए। प्रथम श्रेणी, ये हम पहली औद्योगिक नीति के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रथम श्रेणी था जिसमें अस्त्र शस्त्र और परमाणु उत्पादन संबंधित उद्योग थे, रेल संबंधित उद्योग थे। आपको भी पता होगा कि आज भी जो है वो रेल जो है वो सरकार के अंतर्गत आता है। तो इस बार सरकार का एकाधिकार था, अर्थात ये गवर्नमेंट थी। सरकार ने कहा कि ये गवर्नमेंट चीज़ें रहेंगी, इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में इन्होंने जो है 6 उद्योग को रखा था और इसमें देख सकते हैं कौन कौन से थे। और इसमें इन्होंने बताया था, जब पहली औद्योगिक नीति लागू हुई थी तो इन्होंने बताया था कि 10 साल तक इसे प्राइवेट कंपनियां चलाएं, किंतु 10 साल के बाद हम इसका जो है वो राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जैसा कि एयर इंडिया का हुआ था। अभी वो फिर से प्राइवेट हो गया। उसके बाद देखिए तृतीय श्रेणी। तीसरी श्रेणी में इन्होंने 18 उद्योगों को रखा था और ये टोटल प्राइवेट कंपनियों को दे दिया था कि इसे जो है प्राइवेट कंपनी चलाएं। इस पर किंतु जो है सरकार इस पर नियंत्रण रखेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्राइवेट कंपनी को छोड़ दिया, किंतु इसका जो प्रोडक्शन था सब कुछ वो प्राइवेट कंपनी ही कर रही थी। उसके बाद चौथे श्रेणी के बारे में बात करें तो इसमें जो भी उद्योग बच गए थे वो सब चौथे श्रेणी के अंतर्गत डाल दिए गए थे, जिस पर जो है पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों का था, किंतु सरकार का थोड़ा बहुत जो है उसमें भी हस्तक्षेप था। तो यहाँ पर देखिए ये पहली औद्योगिक नीति के तहत 4 श्रेणी में उद्योग बांटे गए थे। कौन कौन से थे, किसका था, सरकार का था या फिर प्राइवेट का था, वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। अब बात करते हैं दूसरी औद्योगिक नीति। देखिए दूसरी औद्योगिक नीति जो लागू की गई वो 1956 ईस्वी में लागू की गई थी और देखिए ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की गई थी। ये भी पूछा जाता है। और इसके कौन लाया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी इस दूसरी औद्योगिक नीति को लाए थे। और इसका उद्देश्य क्या था, भारी उद्योगों का विकास करना। और इसमें जो है उद्योगों को 3 श्रेणी में रखा गया था। पहली नीति में हमने आपको बताया 4 श्रेणी में रखा गया था, किंतु दूसरी नीति में 3 श्रेणी में रखा गया था। अब कौन कौन से थे यहाँ पर देख सकते हैं 3 श्रेणी। प्रथम श्रेणी में देखिए 17 उद्योग रखे गए थे और इस पर जो है सरकार का पूर्ण नियंत्रण था, अर्थात ये जो 17 उद्योग थे ये सरकारी थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी श्रेणी में 12 उद्योग थे। इस पर देखिए ये थे तो प्राइवेट है, किंतु सरकार जो है धीरे धीरे इस पर अपना नियंत्रण कर रही थी, किसी किसी चीज़ों को वो जो है राष्ट्रीयकरण कर रही थी। तो यहाँ पर दूसरी श्रेणी में टोटल 12 उद्योग थे। कौन कौन से उद्योग थे यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद तीसरी श्रेणी में जो भी यहाँ पर उद्योग बच गए थे 17-22 को छोड़कर, तो यहाँ पर जो भी उद्योग बच गए थे उन सभी को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया कि ये जितने भी उद्योग बने हैं वो प्राइवेट कंपनी चलाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरी औद्योगिक नीति में 3 श्रेणी में उद्योग रखे गए थे। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं तीसरी औद्योगिक नीति के बारे में, जिसे हम आधुनिक या फिर नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं। इसे लाया कौन था, तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय के पीएम थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये जो है श्रेय जाता है। और देखिए इस मॉडल को, ये जो नीति आई थी, इस नीति को एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, जिसे हम लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें देखिए इस नीति को नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है तीसरी औद्योगिक नीति थी। और देखिए इस नीति में क्या बदलाव हुआ, इसमें देखिए लाइसेंस प्रणाली रद्द कर दी गई, क्योंकि इससे पहले जो है कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता था अगर उन्हें कोई भी कंपनी भारत में लगानी होती थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें केवल 5 क्षेत्रों में लाइसेंस को अनिवार्य किया गया। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक औद्योगिक नीति के तहत कितने क्षेत्रों में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी 5 क्षेत्रों में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। पहले 18 पड़ती थी, किंतु अब उसे खत्म करके आधुनिक जो औद्योगिक नीति आई केवल 5 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सबको जो है फ्री कर दिया कि सभी जो है प्राइवेट कंपनी चलाएं। केवल 5 क्षेत्रों को जो है लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें देखिए अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, उसके बाद तंबाकू, उसके बाद रक्षा उपकरण, उसके बाद विस्फोटक पदार्थ और विशेष रसायन। तो ये 5 प्रोडक्शन को छोड़कर बाकी सभी में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। केवल इन 5 क्षेत्रों में अगर किसी को उत्पादन करना होता था तो उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। अब यहाँ पर देखें हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। जैसे देखें नई आर्थिक नीति को के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई आर्थिक सुधार के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए पूछा गया है कि उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया था। इसमें कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। सार्वजनिक का अर्थ ये होता है कि गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र है। बाकी यहाँ पर निजीकरण का अर्थ होता है कि कौन सा प्राइवेट कंपनी के पास है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट के पास है। कौन कौन सा, परमाणु और रेलवे संचालन। आपको पता होगा कि रेलवे अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया रिसेंट में, अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था।
और यहाँ पर देखिए औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत, देखिए अभी हमने आपको बताया था 1956 वाला भी, कि 1956 के तहत कितने उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के लिए संरक्षित किया गया था। तो सरकारी के लिए कितना था, 17 था। हमने आपको बताया था 3 श्रेणी में बांटा गया है, पहले में 17 था, दूसरे में 6 था। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक प्रणाली आमतौर पर आर्थिक नीतियाँ बनाने की योजना को प्राथमिकता देती है। यहाँ पर इसका आंसर है समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं दोनों। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विकास का एलपीजी मॉडल, जिसे हम नई आर्थिक नीति भी कहते हैं, जो कि 1991 में आया, यहाँ पर पूछा गया है कि तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे। तो उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यहाँ पर ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उनकी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किए गए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर है औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 1-2 बार आप इसे रिपीट कर लेंगे तो आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।